यहां पर अब बात आ रही है हमारी नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या है? रजिस्ट्रेशन का पैसा है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। आप रोड पर गए, बिना हेलमेट आप जा रहे थे, ट्रैफिक वाले ने पकड़ के फाइन लगा दिया, तो ट्रैफिक वाले ने जो फाइन लगा दिया वो क्या हुआ हमारा? ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वो तो रेगुलर आप देते नहीं है, तो वो क्या रिकरिंग तो है नहीं कि हर बार देना ही देना है। जितनी बार आप पकड़ में आएंगे बिना हेलमेट के 1000 रुपया फाइन लग गया, तो ये क्या हुआ हमारा? नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इस प्रकार से हमारा ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब यहां पर क्या करेंगे बात हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट की। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कैपिटल रिसिप्ट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट हमारा किस प्रकार से होता है, इस चीज को समझिए। कैपिटल रिसिप्ट। अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमारा किस प्रकार से, या क्या है हमारा, इस चीज को हमको समझना है। तो कैपिटल रिसिप्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, इसको क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में? पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या होगा हमारा यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहला हमारा बोरोइंग का पैसा हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा? बोरोइंग का पैसा हो सकता है, या फिर होगा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का, ब्याज भुगतान का पैसा, या इंटरेस्ट पेमेंट का पैसा, या ब्याज भुगतान का पैसा। दोनों चीजें हमारी यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। अब या फिर हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आए, या फिर हम आईएमएफ से लोन लेकर आए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। हम लोग एडीबी से लोन लेकर आ सकते हैं, या हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट से, जैसे हम लोगों ने जापान सरकार से कर्ज लिया है बुलेट ट्रेन के लिए, तो हम लोग बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज लिए जापान सरकार से। मेट्रो के लिए भी वहीं से कर्ज था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, जापान, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग कर्ज लेकर आ सकते हैं। तो ये बोरोइंग का पैसा। इंटरेस्ट पेमेंट का पैसा, वो पैसा जिसे गोंद का लाइफ हमने खत्म हो गया ना लोन सर। दिया था, किसको? अलग अलग नेशंस को। तो उससे जो पैसा हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा हमारा? इंटरेस्ट पेमेंट हमारे देश में आया, तो वो हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। तो इस प्रकार से हमारा इसको भी ये गोंदे से दे होता है। देना होगा। ठीक है। तो ये कैपिटल गोंदे से रिसिप्ट। अब यहाँ पर मोटा मोटी हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने सीधा सा बजटीय घाटा देखा है, बजटरी घाटा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आकाश कर दिया। बजटरी डिफिसिट फिर से देख लीजिए। बजटरी डिफिसिट क्या है हमारा? सीधा सा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हो गया। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो पहले का था वो डिवाइड होता था हमारा प्लान और दूसरा नॉन प्लान में। दोनों के दोनों हमारे एक्सपेंडिचर थे, एक प्लान एक्सपेंडिचर, दूसरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब यहां पर टोटल रिसिप्ट हमारा किसमें डिवाइड होगा? हमारा कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा हो गया हमारा किसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो दो प्रकार का हमारा था, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस प्रकार से हमारा, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा बजटरी डिफिसिट।
दोनों टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट घटेगा तब निकलेगा हमारा बजटरी डिफिसिट। अब ये बजटरी डिफिसिट हमारा पहला हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू डिफिसिट का। दूसरा बात करेंगे किसका, हमारा रेवेन्यू डिफिसिट। अब ये रेवेन्यू डिफिसिट में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सीधा सा राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। अब यहां पर याद रखिएगा, यह अब हमको कैसे एक्सप्लेन करना है इस चीज को समझिए। राजस्व खर्च में राजस्व प्राप्ति हमारा यहां पर आ रहा है, तो राजस्व, अब यहां पर रेवेन्यू डिफिसिट की बात किए तो यहां पर हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट तो आप लोगों ने सबने समझ लिया है अभी तक बहुत अच्छी तरीके से कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा सीधे तौर पर टैक्स रेवेन्यू होता है और हमारा दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों प्रकार के हमारे रेवेन्यू हैं, एक टैक्स रेवेन्यू दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये दो प्रकार का हमारा रेवेन्यू है, इस चीज को याद रखेंगे। अब ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों हमारा यहां पर से निकल कर आ गया। अब ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट निकला। टैक्स रेवेन्यू में आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स में अलग अलग प्रकार का फाइन, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये सारा का सारा हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट। यहां तक क्लियर है ना? अभिषेक समझ में आ रहा है आपको? अभिषेक समझ में आ रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को अभिषेक। देखिएगा बगल में माइक का एक ऑप्शन होगा, माइक में एक क्रॉस लगा हुआ होगा, इसको छूइएगा तो आपका अनम्यूट हो जाएगा। हाँ अनम्यूट, आपका आ गया, अनम्यूट हो गया आप। अभिषेक बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए बहुत अच्छा। कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी प्रकार से आप हैंड रेज करके, आप देखेंगे दाहिने साइड में 3 डॉट होंगे, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उससे आप हैंड रेज कर जी जी सकते हैं। ठीक है, जी। चलिए। यहां पर रेवेन्यू हमारा डिफिसिट, अब रेवेन्यू डिफिसिट में हम लोग का सीधा सा क्या निकल के आया कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, यहां पर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहां पर याद रखिएगा, हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट तो समझा कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा ये होता है टैक्स और नॉन टैक्स, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यही था आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आप में से किसी ने नहीं पूछा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट तो सबको पता कि आया पैसा मेरा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, या टैक्स का था या नॉन टैक्स का था, दोनों मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या चीज होती है हमारी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा सीधा सा यहां पर वो चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे किसी फिक्स्ड एसेट
का निर्माण नहीं होगा, किसी फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं होगा। याद रखिएगा, सब्सिडी का पैसा, सब्सिडी का पैसा सामाजिक कल्याण का पैसा, ब्याज का पैसा, ये सारे के सारे पैसे हमारे क्या नहीं होंगे, यही हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर यही सब है हमारा, जिससे किसी फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं हो रहा है। सब्सिडी, अब एलपीजी का सिलेंडर खरीदे हम 600 रुपया में, सरकार हमको 60 रुपया अकाउंट में रिटर्न की, तो सरकार 60 रुपया जो अकाउंट में रिटर्न की वो क्या है, हमारा सब्सिडी है। पहले ज्यादा रिटर्न करती थी, 700 रुपया 800 रुपया लेती थी और 200-250 रुपया रिटर्न कर देती थी हमारे अकाउंट में, तो वो क्या था, सब्सिडी था हमारा खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये सब्सिडी हो गया। इसी प्रकार से सोशल वेलफेयर में किसान सम्मान राशि देती है किसानों को 6,000 रुपया एनुअली, तो वो क्या है, वो भी कोई फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं कर रहा है, वो भी क्या नहीं कर रहा है, कोई फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं कर रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो उससे भी कोई फिक्स्ड एसेट नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस प्रकार से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट समझे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट। क्लियर है? अभी केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इसके बाद आएंगे आपका, जब नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे तब इसी के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। अब यहां पर इफेक्ट रेवेन्यू डिफिसिट के बाद नया टॉपिक है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ये कैसे निकलेगा, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन, ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन। यहां पर याद रखिएगा, ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन क्या होगा हमारा, रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन, पूंजी के रूप में अनुदान, पूंजी के रूप में अनुदान, ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन। अब ये ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये समझिए। राजस्व घाटा तो सबको समझ में आ गया, लेकिन ये ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण के लिए अनुदान क्या है ये भी समझना जरूरी है कि पूंजीकरण के लिए क्या अनुदान निकला हमारा, क्या अनुदान होता है पूंजीकरण के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं पूंजीकरण के लिए अनुदान की, तो यहां हमारा क्या होगा, समझिए ये हमारा पूंजीकरण के लिए अनुदान कैसे होता है या क्या होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, एयर इंडिया है, ये क्या है हमारा, एयर इंडिया। अनुदान मतलब यहां पर आकाश ग्रांट, यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प होता है उसको अनुदान कहते हैं। देखो कैसे होता है, अब आप लोगों ने एयर इंडिया का सबने नाम सुना है या इंडियन एयरलाइंस का, ये हर 2 साल के बाद सरकार के पास चली जाती है और कहती है मेरे पास अब सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, आप मुझे 500 करोड़ रुपया दो। किसके लिए दो, पूंजी के रूप में अनुदान दो। सरकार अब क्या करे, ये नेशनल प्राइड का मामला है, इंडियन एयरलाइंस नुकसान होता ही होता है इनको, और ये आके सरकार के पास खड़ी हो गई कि भाई 500 करोड़ रुपया दो, नहीं तो मेरा कल से फ्लाइट नहीं चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन एयरलाइंस को जिंदा रखना सरकार की मजबूरी बन जाती है। क्यों मजबूरी बन जाती है,
अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसे जिंदा न रखे सरकार, तो सरकार का जो अपना ऑफिशियल टूर होता है, ट्रिप होता है, उसमें इनको समस्या आएगी, तो कोई ना कोई तो इनको चाहिए। हालांकि आज के टाइम में 84% जो हमारा काम है वो प्राइवेट एयरलाइंस कर रही है। 84% प्राइवेट एयरलाइंस हमारे यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इंडियन एयरलाइंस की बात आ रही है, हर 2 साल के बाद ग्रांट मांगने पहुंच जाती है। हर 2 साल के बाद, अब हर 2 साल के बाद ग्रांट मांगने पहुंच जा रही है, तो समझिए हर 2 साल के बाद इसको देते रहता है। अब यहाँ पर यही है अनुदान। बैंक हमारे हैं, हमारे बैंकों को भी रेगुलर हर साल के बजट में 25,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़ का ग्रांट देना पड़ता है। क्यों ग्रांट देना पड़ता है? क्योंकि इनका पैसा डूब जाता है। कहाँ डूब जाता है? केसीसी में डूब जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड में इनका पैसा डूब जाता है। तो ये जो केसीसी में इनका पैसा डूब गया, किसान क्रेडिट कार्ड में, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये रिकवर नहीं हो पाया, तो अब ये क्या करता है? सरकार इसको फिर से ग्रांट दे के खड़ा करती है। तो यही कारण है कि एक बहुत बड़ा हमारा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको ग्रांट देने में हमारा पैसा चला जाता है बजट का। नतीजा सरकार अब प्राइवेटाइज करने के लिए सबको कोशिश कर रही है। समझिए यहाँ पर सरकार का काम है सरकार चलाना, डेवलपमेंट करना। अब यहां पर सरकार उसके जगह पर क्या कर रही है? कंपनी चला रही है। कंपनी चला रही है, क्या कंपनी चला रही है? जैसे अशोका होटल है। अब ये दिल्ली में अशोका होटल नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये होटल हमारा 2000 कमरों का है। कितने का? 2000 रूम्स हैं इसमें। अब ये 2000 रूम्स हैं हमारे, इसमें से केवल 20% भरे रहते हैं, 80% खाली रहता है। 80% में कोई नहीं रहता, 20% भरा रहता है। अब ये बताओ, दिल्ली में कोई होटल है और 80% रूम खाली रहेगा? अगर प्राइवेट सेक्टर का होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 80% रूम खाली रहे। अगर प्राइवेट सेक्टर का होता तो पता चलता 100% इनका बुकिंग हमेशा जाता। उतना बड़ा होटल, उतना लग्जरियस होटल, उतना आपका आलीशान होटल, वहीं पर बगल में कुछ और प्राइवेट होटल है, उसमें भरे हुए लोग रहते हैं और अशोका होटल खाली रहता है। कारण क्या है? सरकारी है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है इनका? सीधे तौर पर एक प्रकार से सरकार का काम सरकार चलाना है, न कि होटल चलाए। हॉस्पिटल यहाँ चलाना जरूरी है, लेकिन होटल चलाने का क्या मतलब बनता है? सरकार का काम है हॉस्पिटल चलाना, होटल चलाना तो मतलब है नहीं यहाँ पर। अब सरकार होटल चला रही है, प्लेन चला रही है, इसके अलावे और भी बहुत सारा चीज चला रही थी। घड़ी बना रही थी, HMT घड़ी। अब ये बताओ, HMT आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। क्या सरकार का काम घड़ी बनाना है? नहीं। सरकार, प्राइवेट सेक्टर ये सब घड़ी बनाने से लेके सारा का सारा ये करे। आज आप प्राइवेट सेक्टर का देख रहे हो, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट आज पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई कर रही है, पूरे वर्ल्ड को। तो ये क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट सरकारी एजेंसी है क्या? नहीं, प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दे रही है। वही अगर सरकारी होता तो शायद देश के लोगों को भी ना दे पाता। प्राइवेट है इसलिए पूरे वर्ल्ड के लिए दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कैसे काम करना है। सरकारी होता तो ऑर्डर ही लेने में कभी सक्सेसफुल नहीं होता, प्रोडक्शन यूनिट बन भी जाता तो प्रोडक्शन नहीं होता। अब देख लो, 2000 कमरे में 80% खाली है। तो ये स्थिति है। तो ग्रांट फॉर कैपिटलाइजेशन इस प्रकार से अनुदान दिया जाता है, और ये अनुदान हमारे डेवलपमेंट वर्क को कम करती है। अगर ये अनुदान न देना पड़े तो हमारा डेवलपमेंट का स्पीड और तेज हो जाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हमारा और तेज हो जाए। क्योंकि आप कितना भी कीजिए, 2% ही सरकारी जॉब आप दे सकते हैं। 4% लोगों को सरकारी जॉब नहीं दे पाएंगे आप। तो आपको 98% लोगों के लिए तो रोजगार आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। और 98% के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो ये ज्यादा बेहतर है बनिस्पत ये 2% लोगों के लिए काम करने से। ये 2% जो फेसबुकिया लोग हैं उनके लिए काम न किया जाए, 98% के लिए लोगों को काम करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है।
चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिस्कल डिफिसिट। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट के लिए हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे, कल अगेन 8 बजे से। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ धर्मेश पूछिए। अनम्यूट करो धर्मेश अपने आप को। हाँ बोलो। सर ये गिफ्ट टैक्स के बारे में बताया था नुस्खा, उसमें क्या क्या चीजें से आता है, उसमें गिफ्ट टैक्स का थोड़ा बारे में। गिफ्ट टैक्स, एक आदमी किसी दूसरे को गिफ्ट दिया, मान लो किसी ने दूसरे को जमीन गिफ्ट में दिया, तो वो गिफ्ट टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। आप जाते हैं केबीसी में जीत के आते हैं 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ में 30% कट जाता है, तो ये है गिफ्ट टैक्स। तो एक आदमी दूसरे आदमी को कोई चीज दे रहा है तो वहां पर गिफ्ट टैक्स लगेगा। आप कोई पुरस्कार जीत के आए हैं तो 30% वहां पर टैक्स चला जाएगा, तो ये है गिफ्ट टैक्स आपका। मतलब जो रिसीव करता है वहां उससे कटता है, जो दे रहा है उससे हाँ नहीं। हाँ, जो दे रहा है वहीं पर काट के ही देगा आपको। अच्छा ठीक। सर एक और क्वेश्चन था, हाँ, ये क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, जैसे बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी होता है हमारा जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नहीं होता है, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे नॉर्थ कोरिया का है हमारा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगा के हम लोग रखे हुए हैं, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, पार्शियली। फुल्ली क्लोज्ड नहीं है, पार्शियली क्लोज्ड है। जहाँ वैसा कंट्री जहाँ ना एक्सपोर्ट हो रहा ना इम्पोर्ट हो रहा है, हाँ, वो जिसका क्लोज ना इंपोर्ट है इकोनॉमी। ना एक्सपोर्ट है, वो हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बोलिए पूजा। ठीक है। बोलो पूजा। सर सर वेल्थ टैक्स क्या होता है? वही जो वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी पे यानी टैक्स संपत्ति लगता है। कर, संपदा कर। जो आपके मतलब पास किसी भी संपत्ति होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, अब तो खत्म हो गया वेल्थ टैक्स। जो आपके पास संपत्ति होती थी उसके ऊपर टैक्स लगता था, ओके सर। लैंड बिल्डिंग ये सब के ऊपर, लेकिन अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, यस सर। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में रात 8 बजे। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर।